नमस्कार, स्वागत आप सभी का के न्यूज पर हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। उत्तर प्रदेश सरकार बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल कर रही है। मोटे तौर पर कहा जाए तो 95 विभाग उनकी समीक्षा करके उनका पुनर्गठन करके उनको 54 विभाग में समायोजित करने की तैयारी चल रही है। यानी कि कुल मिलाकर के 41 विभाग को है या तो उनका शटर डाउन किया जाएगा या उनको किसी ना किसी तरह से बीमार बता करके खत्म करने की जो प्लानिंग है उस पर सोच विचार चल रहा है। और यही दर्शकों आज का हमारा चर्चा का विषय भी है। 41 विभाग होंगे खत्म। सरकार है, प्रशासन है, तो उनकी अपनी अपनी कार्य प्रणालियां हैं और इन्हीं कार्य प्रणालियों के अनुसार कई विभाग भी बनाए गए हैं जो कि अपने अपने काम करते हैं। मगर कोई विभाग अगर ठीक से काम ना कर पाए, कोई विभाग अगर बीमार हो तो ऐसे विभागों की समीक्षा करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और हाल फिलहाल 95 विभागों में से समीक्षा करके पुनर्गठन करके 54 विभागों में उन्हें समायोजित करने की तैयारी चल रही है। मगर सवाल यह है कि आखिर इन विभागों को पुनर्गठित करने की जरूरत क्यों पड़ी। अगर कोई विभाग बनाया जाता है तो कुछ सोच समझ करके किसी नतीजे पर आकर के ही उस नए विभाग का निर्माण किया जाता है। और अगर उस विभाग को समायोजित या उन विभागों का पुनर्गठन हो रहा है तो उन पुनर्गठन से क्या फायदा होगा, क्या लाभ मिलेगा, क्या उनके आंकड़े भी बिल्कुल पारदर्शिता के साथ जनता के सामने वक्त आने पर रखे जाएंगे। चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, मगर उससे पहले आप सभी को अपनी एक विशेष रिपोर्ट दिखा देते हैं। यूपी सरकार प्रशासन सुधार के लिए बड़ी प्लानिंग बना रही है। प्रदेश सरकार मौजूदा 95 विभागों का पुनर्गठन कर 54 विभागों में समायोजित करने पर विचार कर रही है और इन सभी विभागों से समीक्षा कर 20 फरवरी तक सुझाव मांगे गए हैं। सरकार का मानना है कि विभाग के पुनर्गठन से न सिर्फ उनकी संख्या कम होगी बल्कि काम में भी तेजी आएगी। इसलिए सरकार कई विभागों को एक में ही शामिल करने का कदम उठाने जा रही है। बता दें, योगी सरकार ने विभागों के पुनर्गठन के लिए जनवरी 2018 में तत्कालीन अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसमें विभागों की संख्या 95 के बजाय 57 तक करने का सुझाव दिया गया था। यानी 41 विभाग कम करने की सलाह दी गई थी। सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश सरकार प्रशासनिक फेरबदल को लेकर बड़े कदम उठाने जा रहा है। जहां सरकार पहले से ही 2018 में एक समिति का गठन कर चुकी थी जो विभागों को एकीकृत करने को लेकर बाकायदा अपनी संस्तुतियां पेश कर रहा था। और अब जो जानकारी मिल रही है कि तकरीबन 95 ऐसे विभाग हैं जिन्हें एकीकृत करके 54 विभागों में तब्दील किया जाएगा। जल्द ही सरकार इस पर अपना जो मसौदा है, अपनी संस्तुति है, वो पेश करेगी और इन नए विभागों का पुनर्गठन किया जाएगा। कैमरामैन रियाज के साथ अभिषेक सिंह, के न्यूज, लखनऊ। तो प्रदेश सरकार की तरफ से बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी चल रही है। उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है कि 95 विभाग कुल जो है उनकी समीक्षा की गई और अब इस तरह के सुझाव सामने रखे गए हैं कि इनको समायोजित करके, इनको पुनर्गठित करके 54 यानी कि 54 विभागों में इनको तब्दील कर दिया जाए। चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। हमारे साथ फिलहाल जो मेहमान जुड़ चुके हैं, आइए उनका परिचय हम आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सपा की तरफ से मनोज यादव जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ श्री एस के द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, पूर्व IAS हैं। द्विवेदी सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। अपनी चर्चा की शुरुआत द्विवेदी जी मैं आप ही के साथ करना चाहूंगी। जिस तरह से सरकार की तरफ से इस बात को लेकर के विचार विमर्श चल रहा है कि जो 95 विभाग थे उनको पुनर्गठित किया जाए, उनकी समीक्षा की जाए, उन विभागों को कम से कम विभागों में तब्दील किया जाए, क्या सरकार इस तरह का
जब पुनर्गठन पर विचार करती है, इस चीज के बारे में जब सोचती है, क्या जनता के सामने पारदर्शिता के साथ वो सारे आंकड़े आ पाते हैं कि आखिर इन विभागों की ये फेरबदल क्यों की गई? क्योंकि जनता तक इस चीज को पहुंचना, जनता तक इस चीज को समझना अपने आप में ही इतना कठिन होता है। वो सिर्फ नंबरों में ही खो के रह जाती है। हम तक वो तस्वीर नहीं पहुंच पाती कि आखिर ये फेरबदल क्यों हुआ, इसका मकसद क्या है और कितना लाभ मिला हमें इससे। कि ये जो विभाग किए जा रहे हैं, क्या मैं पहले और भविष्य द्विवेदी जी आप तक आवाज हमारी थोड़ी रुक रुक के कट के पहुंच रही है। जी द्विवेदी जी, आप तक मेरी आवाज सही तरीके से पहुंच पा आवाज आ रही है? से पहुंच पा रही है? आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज मिल पा रही है, बोलिए। आपकी आवाज आ रही है? जी सर बोलिए। आपकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर, आप पहुंच रही है। का कॉन्सेप्ट होता है और अम्ब्रेला में छोटे छोटे हैंगर्स होते हैं जो विभिन्न विभाग होते हैं। अब देखिए, समाज कल्याण विभाग था, कृषि विभाग था, ये आपका नियोजन विभाग था, आपका पंचायती राज विभाग था। ये पूर्व में इनमें बहुत सारे छोटे छोटे विभाग बने हुए थे जिनको सबको सन 80 के दशक के बाद से ऑटोनॉमस कर दिया गया था, उनको स्वतंत्र कर दिया गया था। आवश्यकता इसकी सोच यूं पड़ी कि एक ही व्यक्ति जो एक विभाग में दरखास्त देता है, उसको अलग अलग टेबल्स पे अपने केसेस की पैरवी के लिए घूमना पड़ता है और उससे उसका एक्सपोजर बहुत सारे सरकारी लोगों से होता है, जिससे एक शक सा बना रहता है कि इसमें करप्शन की इनपुट ज्यादा होगी। सिंगल विंडो डिलीवरी सिस्टम इस समय वर्तमान में पूरे देश में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ज्यादा डिमांड में है। इसलिए यह विचार शासन स्तर पर चल रहा था कि बहुत सारे विभाग जो अलग अलग प्रशासनिक नियंत्रण में हैं, उनको एक हेड के नीचे लाया जाए, जिससे लोगों को अनावश्यक रूप से दौड़ भाग न करनी पड़े और ये विभाग अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकें और कम समय में रिपोर्टिंग हो सके। अभी होता यह था कि आप जैसे समाज कल्याण विभाग में प्रमुख सचिव समाज कल्याण को एक प्रार्थना पत्र देते थे, चाहे वो परिवार कल्याण से रिलेटेड हो, चाहे वो समाज कल्याण से रिलेटेड हो, चाहे युवा कल्याण से रिलेटेड हो, फिर वो संबंधित विभाग में जाता था, फाइलें घूमती रहती थी। अब एक ही नियंत्रणाधीन अधिकारी के अंदर में अगर वो कार्य होगा तो समय से वो पत्रावली पर रिपोर्ट आ जाएगी और हो सकता है कि जो व्यक्ति प्रार्थना पत्र दिए हो उसको आसानी से, जल्दी से, कम समय में रिलीफ में मिल जाए। जी लेकिन द्विवेदी जी, यहाँ पर यह भी समझना चाहेंगे आपसे, जिस तरह से विभागों को कम किया जा रहा है, सिंगल विंडो सिस्टम हम कर रहे हैं, दो इसमें प्रश्न बनते हैं। क्या एक ही व्यक्ति पर ज्यादा काम का भार इससे नहीं पड़ेगा? और दूसरा ये कि जिन विभागों को पुनर्गठित किया जा रहा है, उनके जो एम्प्लॉयज हैं वो या तो नौकरियां खत्म हो जाएंगी या फिर उनके लिए नई बॉन्ड्स जो है वो नहीं बनाई जाएंगी। उसमें किसी की नौकरी नहीं जाएगी या कोई विभाग समाप्त नहीं होगा, सिर्फ उसका पर्यवेक्षण, उसका नियंत्रण, उसका जो हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो एक व्यक्ति हो जाएगा, जो अब अलग अलग रूप में हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि किसी की नौकरी चली जाएगी, ये एक बड़ा भारी मिसनॉमर है और ये गलत खबर फैलाई जा रही है। वो विभाग यथावत रहेंगे, सिर्फ उनका नियंत्रण किसी एक वरिष्ठ अधिकारी के कंट्रोल में होगा, जिससे वो रिजल्ट्स अच्छे से दे पावे और कंट्रोल कायदे से हो पावे। ठीक है, हमारे साथ मनोज यादव जी भी जुड़ चुके हैं सपा की तरफ से। मनोज जी, बहुत स्वागत आपका हमारी इस चर्चा में। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मनोज जी, जिस तरह से खबर है कि सरकार बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी में है, 95 विभाग जो है उनकी समीक्षा की गई, अब उनको पुनर्गठित किया जाएगा 54 विभाग में। समझने वाली बात यह है, क्या यह आंकड़ों का खेल है? क्या यह खेल जनता तक पहुंच पाता है? कितनी पारदर्शिता इसमें हो पाती है? सरकार ने इतना विलंब क्यों किया? एक बात,
चूंकि सरकार को 4 साल पूरे होने वाले हैं, सिर्फ 2 महीने का समय बचा है। 4 साल में इतना बेहतरीन कदम उत्तर प्रदेश के लिए आखिर सरकार ने क्यों बनाए रखा? एक महत्वपूर्ण बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार क्या इस वक्त ये सारी चीजें लाके भ्रमित करना चाहती है, जनता के बीच चुनावी मुद्दे बनाना चाहती है, या ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि देखिए हम जो कर रहे हैं वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं? मैं तो समझता हूं कि अगर ये विभाग 4 साल पहले खत्म हो गए होते तो फिर बड़ा अच्छा होता भाई, उत्तर प्रदेश को एक नई गति मिल जाती। तो 4 साल का विलंब क्यों हुआ? और महत्वपूर्ण बात यह है ऐश्वर्या जी कि सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, और जो सरकारें फेल हो जाती हैं वो सरकारें इसी तरह के काम करने में विश्वास रखती हैं। वो कोई ऐसा काम लेके आएंगी जो कंफ्यूजिंग होगा। मैं इस सरकार से ये पूछना चाहता हूं, सरकार ने पिछले 4 सालों में काम क्या किया है? वो काम बताने का समय आया है। ये बताने का बिल्कुल इस वक्त समय नहीं है कि आप ये अब जनता को कहो कि हम 97 खर्च जाता था तो अब हम 54 कर देंगे। 54 जो होंगे वो बिल्कुल रामबाण की तरह काम करेंगे, बिल्कुल 100% स्पीड की तरह काम करेंगे। इस तरह की बातें आवश्यक नहीं है, क्योंकि जब जो विभाग की शाखाएं बनाई गई होंगी निश्चित तौर पे उस समय उस चीज की आवश्यकता रही होगी, और उन आवश्यकता के कारण ही उन चीजों का डेवलपमेंट किया गया होगा। अगर क्या अब उन आवश्यकताओं की पूर्ति हो चुकी है, जैसे कि कोई सरकार का कोई विजन होता है कोई विभाग बनाने का या किसी योजना को लाने का, तो क्या वो सारे अब तक सरकार ये प्रस्तुत करे कि क्या सारे विजन पूरे हो चुके हैं? उनके जो मकसद थे, जो जिनसे फायदा मिलना था इस प्रदेश को, वो सारे अगर पूरे हो गए हैं तो निश्चित तौर पे विभागों को कम कर देना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूं कि अब तक उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सरकारी तंत्र को काम करना चाहिए था वो तंत्र सही से काम नहीं कर पाया है, और सरकारें तमाम सारे निजीकरण को बढ़ावा दे रही हैं और सरकारी विभागों को, सरकारी उद्यम को, सरकारी जितनी भी संस्थाएं उनको खत्म कर रही है। कहीं ये उसकी सिर्फ सोच मात्र तो नहीं है कि इस तरह धीरे धीरे सब खत्म करते करते ये देश पूरी तरीके से पूंजीपतियों के हाथ में दे दो और सिर्फ कहने को रखो कि सरकार इस देश में चाहिए। इस तरह की अगर योजना सरकार बना रही है तो कहीं ना कहीं इस प्रदेश के लिए घातक है। हमारे IAS महोदय ने कहा कि भ्रम फैलाया जा रहा है कि नौकरियां खत्म हो जाएंगी। मैं उनकी बात से सहमत हूं कि बिल्कुल भ्रम नहीं फैलाना चाहिए, लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूं और ये हमारे IAS महोदय ये बात जनता को बताएं, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी नहीं, फिर भी मैं उनसे जानना चाहता हूं सरकार ने क्या इंक्रीज किया है? भाई नौकरी अगर इंक्रीज करी हैं, उन्होंने नए सेगमेंट तैयार किए हैं जनता के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, तो वो बताएं। खत्म तो बहुत कुछ किया है, इस बात से मैं सहमत हूं। बिल्कुल जी बिल्कुल मनोज जी हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी की तरफ से हरीश श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। हरीश जी बहुत स्वागत आपका। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है हरीश जी? जी हरीश जी, सरकार बड़े प्रशासनिक फेरबदल कर रही है। 54 विभागों की समीक्षा करके, माफी चाहूंगी 95 विभागों की समीक्षा करके उनको पुनर्गठित करके उनको 54 विभागों में हस्तांतरित या परिवर्तित किया जा रहा है। अगर हम याद दिलाएं तो 30 अगस्त 2019 यानी कि 1 साल लगभग पहले की बात है, उत्तर प्रदेश शासन ने जल शक्ति विभाग का गठन किया था और इसमें 7 विभाग जो अलग अलग कार्य करते थे उनको शामिल कर दिया था। इनमें नमामि गंगे, ग्रामीण जलापूर्ति, सिंचाई एवं जल संसाधन, सिंचाई यांत्रिक, लघु सिंचाई, पर्वतीय भूमि विकास और बाढ़ नियंत्रण विभाग, इन सबको जल शक्ति विभाग के अंदर पुनर्गठित कर लिया गया था। लेकिन पुनर्गठित करने के बाद लाभ किस प्रकार का मिला, किस प्रकार का फायदा पहुंचा, क्या इसमें काम में फुर्ती आई, वो कुछ भी आंकड़े सामने प्रस्तुत नहीं किए गए। तो इस तरह के फेरबदल, उनका लाभ क्या है, वो पारदर्शिता के साथ वो आंकड़े भी तो सामने रखे जाए, वरना जनता सिर्फ इसी चीज में उलझ करके रह जाती है कि कोई बड़ा फेरबदल हो रहा है जो कि शायद हमारी समझ से परे है। जी हरीश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हरीश जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ये जो सरकारी विभागों का पुनर्गठन की प्रक्रिया है, उसके पीछे मंशा ये है, उसके पहले एक कमेटी बनी थी और उसमें माननीय मंत्रीगण लोग थे
नीति आयोग के डायरेक्शन में वो इन सारी चीजों का अध्ययन करने के बाद एक निष्कर्ष पे पहुंची और उसकी रिपोर्ट के आधार पर पुनः उसकी कमेटी बनी, इसने ये 54 विभागों के रिकमेंडेशन किया। और यह इसके पीछे जो कारण है कि जो सरकारी कामकाज है उसमें प्रॉपर समन्वय हो। और उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, जैसे स्वास्थ्य विभाग है तो स्वास्थ्य विभाग अलग काम कर रहा है, परिवार कल्याण अलग काम कर रहा है, स्वास्थ्य शिक्षा अलग काम कर रहा है। ऐसे में जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता। और इसी तरह से अनेक विभाग ऐसे हैं जिनमें परस्पर समन्वय की दिक्कतें आती हैं, जिससे प्रशासनिक कार्यों में और जो जनता से जुड़ी जो योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन में देरी होती है। इन सब को दूर करने के लिए ये जो विभागों के पुनर्गठन की बात, ये चर्चा पिछले 2 साल से चल रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय होगा यदि जो ऐसे विभाग हैं जिनका परस्पर एक दूसरे से काम जुड़ा हुआ है, वो अगर एक साथ लाए जाते हैं पुनर्गठन करके, तो एक तो प्रशासनिक रूप से त्वरित गति से योजनाओं को लागू करने में सहूलियत होगी, प्रशासनिक निर्णय में सहूलियत होगी और लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में एक तेजी आएगी और जनता को सहूलियत मिल सकेगी। ठीक है, तो सरकार की तरफ से बड़े प्रशासनिक फेरबदल किए जा रहे हैं। दर्शकों, यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी चर्चा हमारी जारी रहेगी। द्विवेदी सर से भी पूछेंगे कि इन विभागों का जो पुनर्गठन किया जा रहा है, कितना लाभ इनका मिल पाता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है जनता के लिए जानना। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%? लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे क्यों नहीं डाले? वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। पीसीआरए का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दर्शकों, ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। सरकारी विभाग, प्रशासनिक विभाग जिनका फिर से पुनर्गठन किया जा रहा है, 95 विभागों को 54 विभागों में समायोजित करने की बात पर विचार चल रहा है। चर्चा कर रहे हैं इसी मुद्दे पर हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से मैं श्री एस.के. द्विवेदी जी आपके पास आना चाहूंगी। जब भी किन्हीं विभागों का पुनर्गठन किया जाता है, कुछ ना कुछ उसके लिए रीजंस जरूर दिए जाते हैं, कुछ ना कुछ उसके लिए जवाब जो है वो जरूर दिया जाता है कि विभाग बीमार थे, सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे, या सिंगल विंडो सिस्टम हम लाना चाहते हैं, काम तेजी से होगा, इसके लिए इस चीज को लागू किया जा रहा है। लेकिन सरकार धीरे धीरे जिस तरह से हर चीज को
प्राइवेटाइजेशन की तरफ धकेल रही है। जिस तरह से बिजली विभाग को अगर उत्तर प्रदेश में बात की जाए, राजधानी लखनऊ में हर तीसरे या चौथे महीने पर बिजली विभाग की तरफ से यह प्रदर्शन किया जा रहा होता है, इस डर से कि बिजली विभाग को प्राइवेट ना किया जाए, क्योंकि काफी ज्यादा घाटे में बिजली विभाग चल रहा है। ऐसे में क्या सारे विभागों को लेकर के सरकार की तरफ से यह उम्मीद की जा रही है कि अगर कोई चीज बीमार हो तो उसे ठीक किया जाए, कोई चीज बीमार हो तो उसे खत्म करना या उसको प्राइवेटाइजेशन करना, कितना सही मानते हैं आप इसे? जी, पूरी पारदर्शिता से काम लाने के लिए कैसे काम किया जाए, तो उनमें ये सजेशंस आए थे, ये सुझाव आए थे सरकार को कि बहुत सारे छोटे छोटे विभाग जो बना दिए गए, उसमें ऑटोनॉमी तो बढ़ी लेकिन कार्य क्षमता कम हो गई। और दूसरा कि जैसा कि अभी भाजपा के प्रवक्ता ने बताया कि छोटे छोटे विभाग जो होते हैं उनमें आपस में समन्वय की कमी होती है, आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, जिसकी बहुत जरूरत होती है। और दूसरा एक, जैसे आपने देखा होगा अभी शहरी विकास और नगर विकास और शहरी विकास नहीं है, उसका क्या कहते हैं, अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग जो है, हाउसिंग सेक्टर है, उसमें अर्बन डेवलपमेंट कोई आदेश जारी कर दे रहा है और हाउसिंग डिपार्टमेंट कोई आदेश जारी, आपस में कंट्राडिक्टरी आदेश जारी होते जा रहे हैं, जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और लोगों में ही नहीं विभाग में भी कंफ्यूजन होता है और लोगों को इधर से उधर दौड़ना पड़ता है। लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो, झेलना पड़े। छोटे छोटे विभाग एक किसी वरिष्ठ अधिकारी के पर्यवेक्षण में काम करें, जिससे समय से उनका प्रकरणों का निस्तारण हो पाए। इसके लिए पुनर्गठन की आवश्यकता पड़ी और पुनर्गठन से प्राइवेटाइजेशन का कोई मतलब नहीं है। ये विभाग यथावत बने रहेंगे। केवल ये विभागों का ये होगा कि उनके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स होंगे वो एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी होंगे जिनके अंडर में वो रिपोर्टिंग करेंगे, तो सभी को एक तरह से कोऑर्डिनेट करने में उनको सुविधा होगी और लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर मनोज जी भी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, इससे पहले भी हमने चर्चा की थी कि सरकार की तरफ से किस तरह से जो प्रशासन है उसमें सुधार है, उनको लेकर के बातचीत की जा रही है। हाल फिलहाल की रिपोर्ट जिस पे हम लोगों ने चर्चा की थी कि सरकार की तरफ से रैंडम जो जांच की गई उसमें यह भी पाया गया कि 80% जो प्रशासनिक कर्मचारी हैं वो अपने कामों में लापरवाही बरत रहे हैं, जन सुनवाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकार की जो नीति है वो अपनी नीति सही तरीके से निभा रही है, लेकिन जो नौकरशाही है वो अपना काम नहीं कर रही है। कितने हद तक इस इंटरफेरेंस को सही मानते हैं आप? कि अगर 54 विभाग अच्छे हैं, बेहतर हैं, तो सरकार 54 विभागों का डाटा प्रस्तुत कर दे कि 4 सालों में इन 54 विभागों में कितना काम किया गया है और किस हद तक काम किया गया है। ये पूरी तरीके से भ्रम फैलाने वाली स्थिति है। सरकार अपनी कमजोरी को, सरकार अपनी लापरवाही को, सरकार अपनी विलासिता भरी शासन सत्ता को छिपाने के लिए सरकार इस तरह के प्रयोग करने की कोशिश करेगी। लेकिन मैं फिर यही कह रहा हूं, क्या आप जनता को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, जो उत्तर प्रदेश के नौजवान हैं उनके साथ अच्छा कर रहे हैं? मैं इस बात से इसलिए नहीं सहमत हो पा रहा हूं क्योंकि सरकार की किसी भी योजना को उठा के देख लीजिए, दिखता कुछ है, होता कुछ है, उसके अंदर कुछ होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार अब तक विश्वास नहीं जीत पा रही है, विपक्ष का भी विश्वास नहीं जीत पा रही है। आप इस सरकार की कोई एक योजना बता दो। खैर, उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का कोई योजना, कोई सिद्धांत रहा ही नहीं 4 सालों में। वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के कामों का या तो विपक्ष के कामों का आवरण करते रहे। इसके अलावा उनके अपने ना तो कोई विजन रहे, ना उत्तर प्रदेश को लेके उनका कोई इस तरह का उत्तर प्रदेश में जिसे माइलस्टोन कहा जाए, ऐसी कुछ नहीं हुई। बनस्पत इसके कि अयोध्या में दिया जलाना और मथुरा में होली खेलना और बाकी मठ में जाके पूजा अर्चना करना, इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी चीज उत्तर प्रदेश में हुई हो। तो इन सब अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए इस तरह की कवायद शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष है, जनता अब आपसे काम पूछने वाली है और आपके पास, जिसके पास काम नहीं होता है वो बहाना मारता है। हम लोग बचपन से इस बात को, ऐश्वर्या जी भली बात जानते हैं
जिस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया होता है वो अपनी दादी, नानी, चाची, मामी, किसी न किसी के बीमार होने की, किसी न किसी के डेथ होने की और कोई न कोई बहाना क्लास में खड़ा होके करता था। सेम वही स्थिति सरकार के सामने आज है कि सरकार अब बहाने करने वाले काम कर रही, कोई बड़ा और बेहतरीन काम नहीं बता पा रही। जो प्रशासनिक फेरबदल हो रहे हैं, इन प्रशासनिक फेरबदलों में जो पारदर्शिता है, जो काम में तेजी है, वो जनता को दिखनी चाहिए। हरीश जी, आपके पास में आऊंगी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हरीश जी, सरकार से जब भी चाहे वो अपराध का आंकड़ा हो, चाहे वो बिजली विभाग का आंकड़ा हो, चाहे वो सड़कें बनने का मामला हो जो कि नगर निगम के अंतर्गत आता है, इन सब विभागों में जब जब कोई कमी आती है या किसी तरीके की समस्या आती है, सरकार इसी चीज पे बोल देती है कि जो नौकरशाही है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, हमारी मंशा बिल्कुल सही है। तो अगर इस तरीके के बड़े फेरबदल आप करते हैं तो फिर जनता यह भी उम्मीद रखती है कि हर डिपार्टमेंट परफेक्ट तरीके से काम करे और उनका 100% हमें रिजल्ट भी दिखाई दे, लेकिन वो किसी भी क्षेत्र में नजर नहीं आता है। आप जो कह रही हैं एक्चुअली ये बात सही है। पहले तो मैं मनोज जी की बात का जवाब दे दूं कि जो विभागों का पुनर्गठन है ये नीति आयोग के दिशा निर्देशन में हो रहा है। ये नीति आयोग का डायरेक्शन है जिसके अंतर्गत राज्यों में विभागों के पुनर्गठन किए जा रहे हैं। प्रशासनिक दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, उसमें तेजी लाने की दृष्टि से और लोक कल्याणकारी नीतियों का, कार्यक्रमों का लाभ जनता तक शीघ्रातिशीघ्र पहुंचाने के लिए। जहां तक प्रशासनिक मशीनरी का सवाल है, ये कहीं न कहीं जवाबदेही से जुड़ा है। जो हमारे पास दायित्व हैं उसके प्रति अगर हम अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे तो ये शिकायत नहीं मिलेगी। और ये जो हम सबका जो स्वभाव है, हम अपने स्वभाव में यदि लोक जीवन है उसके प्रति अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक अभिनीत करेंगे तो मुझे लगता है कि इस तरह की अपवाद नहीं पैदा होंगे। और अगर कहीं इस तरह के अपवाद हैं तो प्रशासनिक मशीनरी को विद इन द मशीनरी इनको दुरुस्त कर। बिल्कुल, प्रशासनिक फेरबदल का जनता हर तरीके से स्वागत करती है, लेकिन उन प्रशासनिक फेरबदल के बदले में जो लाभ होगा, जो फायदा होगा, वो भी दिखना चाहिए, तभी जनता इन सारे परिवर्तनों को जस्टिफाइड मानेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इसके द्विवेदी जी हमारे साथ आप जुड़ने के लिए। हरीश जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, इसी के साथ हमारा आज का ये चर्चा का कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन के न्यूज हमेशा वो मुद्दे उठाता रहता है जो कि आपके साथ जुड़े होते हैं, जो कि आपको असर करते हैं। फिलहाल इस चर्चा से मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए के न्यूज के साथ। धन्यवाद।